हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये हमारी सीरीज चल रही है सीटेट में अधिकतम अंक दिलाने की गारंटी की। और इसमें एनसीईआरटी की पर्यावरण चल रही है, थर्ड की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये फोर्थ क्लास की चल रही है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फिफ्थ क्लास की और उसके बाद सेवन्थ क्लास की। तो जितनी भी एनसीईआरटी हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सारी हम ख़त्म करेंगे इसमें सीरीज़ में। और इसके बाद जो अदर क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड या और भी इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठों का सारांश इस सीरीज़ में बताया जाता है। उन पाठों से पिछले वर्षों में जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं अध्यायवार हल, यानी चैप्टर जो भी ख़त्म होते हैं उनके लास्ट में उन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन बताए जाते हैं आपको। और इस भाग में कक्षा 4 की पर्यावरण की एनसीईआरटी का सारांश हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग पाठ्यक्रम पे आते हैं। पाठ्यक्रम में अभी तक हम लोग इस सीरीज़ में 9 पार्ट तक में चैप्टर यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, 13वें चैप्टर तक। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 14 भसवा का खेत, 15वां पार्ट है मंडी से घर तक और 16वां पार्ट है चूँ चूँ करती आई चिड़िया। चूँ चूँ करती आई चिड़िया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम लोग चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर बसवा का खेत। ये एक किसान है बसवा और ये अपनी कहानी बताता है कि मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ, मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी आज अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, तुम्हारे इलाके में इसे क्या कहते हैं। तो ये जो दिख रही है यही खूंटी है जिससे मिट्टी को नरम किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक जो अध्यापक के लिए काम है वो ये दिया गया है लास्ट लाइन में कि बच्चों से नक्शे में कर्नाटक देखने को कहें कि कर्नाटक कहाँ पे है। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कर्नाटक मैप में कहाँ पे है, जिससे आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाए, आप विजुलाइज कर सकें कि कर्नाटक कहाँ पे है। तो ये जो ब्लू कलर का है ये कर्नाटका है और जो बसवा है वो इसी राज्य में रहता है। ठीक है, अब तक तो आपको रट गया होगा मैप, इतनी बार मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करवाई हैं मैप में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। खेती का हुनर। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे, बैल कुरीगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो ये जो है इसे आई थिंक कुरीगे कहा जाता है। और ये जैसे जैसे बैल खींचते जाएंगे यहीं पे अप्पा बीज डालते जाएंगे। तो ये हो गया कुरीगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं। कुरीगे में बीज डालते जाएंगे, अप्पा को इस तरह कूरिगे में बीज डालते देख। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाइप की तरह है। तो ये कूरिगे है, इसमें बीज डालने से कूरिगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो इसमें डालने से यहाँ पे खेती इस तरह से कुछ करी जाती होगी। नेक्स्ट है प्याज की फसल। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि प्याज के जो बीज होते हैं वो 20 दिन में लगभग निकलना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही निकल आई है खरपतवार। तो यहाँ पे खरपतवार तुम जानते हो ना, खरपतवार कुछ यहाँ पे खरपतवार के बारे में बताया गया है। कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग आते हैं, वह ही होती है खरपतवार। अप्पा कहते हैं इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेंगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा अम्मा और काका की मदद करूँगा। तो इसके बाद अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। अप्पा अम्मा काका छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से भी कोई क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, बस ये है प्याज की फसल। अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं, घर में सभी बहुत खुश हैं।
अम्मा और छोटी माँ ने इलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हंसिए जैसा है जिसको शायद ये लोग इलिगे बोलते हैं। इलिगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया गया है हाथों से। हाथों को इलिगे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इन चित्रों को देखो और उन पर सही क्रम लगाओ कि कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये मिट्टी को नरम कर रहा है। उसके बाद देख रहे होंगे कि यहाँ पर शायद ये प्याज की फसल को उखाड़ा जा रहा है। यहाँ पर खरपतवार या वैसा कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर बोरी में सिलाई की जा रही है। ये शायद खरपतवार को साफ़ किया जा रहा है। तो खैर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है वैसा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस पिछले चैप्टर में बसवा का खेत से आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है कि इलिगे, एक तो याद रखना है कि इलिगे किसे कहते हैं और कोरिगे करके जो पहला वर्ड था ऐसा ही। अब 15वें चैप्टर में बढ़ते हैं हम लोग, मंडी से घर तक। तो मैं वैशाली हूँ, इसमें एक कहानी है। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में निकालते हैं। ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। काम तो निपटा कर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न पों पों सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। तो ये एक छोटी मोटी कहानी है सब्जी बेचने वाले की। अब दिन की तैयारी कैसे होती है बाबूजी के जाने के बाद, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी वहाँ से कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। उस समय तो मानो घर में सब्जी मंडी ही लग जाती। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती उन्हें अलग रख देते हैं। तो यहाँ भी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप पढ़ना चाहें स्टोरी तो पढ़ सकते हैं। फिर ये बता रहे हैं कि 7 बजे फिर इन लोगों का क्या काम होता है। तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मेन मेन हाइलाइट्स मैंने दे रखी हैं मेन मेन पेजेस की। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है 16वां चैप्टर, चूँ चूँ करती आई चिड़िया। मैं सारे चैप्टर्स की हाइलाइट्स इसलिए दे देता हूँ कि मान लीजिए इम्पॉर्टेंट नहीं भी है तो आपको कम से कम ये तो पता रहे कि हाँ सारे चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो इम्पोर्टेंट था और छूट गया। मान लीजिए मैं ऐसा ना करूँ तो दिमाग में ये भी हो सकता है कि इधर 2-3 चैप्टर्स के समरी नहीं थे, हो सकता है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट रहा हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ हर चैप्टर की समरी हो, भले ही उसमें चाहे क्वेश्चन पूछने लायक हो चाहे नहीं। आपको कम से कम थोड़ा सा परफेक्शन नज़र आए कि हाँ मैंने सारी एनसीईआरटी 3rd 4th 5th क्लास की और 7th क्लास की पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो यहाँ पे चिड़ियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके घोंसलों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ये एक फाख्ता बना हुआ है जिसको आम भाषा में कबूतर बोला जाता है। वैसे तो काफ़ी हद तक सेम ही होता है, कबूतर की तरह ही या कबूतर को ही कह सकते हैं, बोला जाता है। अब दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है माने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे एक कलचड़ी का पक्षी है, कलचड़ी पक्षी, आप इसको देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको सच में भी देखा होगा। और ये एक कौवा है, तो कौवा को आपने देखा ही होगा। कलचड़ी को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन भी बोला जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना।
गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना था, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन। तो इस चीज़ को याद रखना कि कोई भी घोंसला बनने में किस किस चीज़ का यूज़ होता है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है, आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था, उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। तो यहाँ अब शुरुआत होती है क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुम जानते हो, ठीक है, तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो एक तो ये कथन आपको याद रखना है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये जानने वाली इम्पॉर्टेंट बात है कि कोयल अपना एक तो घोंसला नहीं बनाती है, उसके अंडों को कौन सेता है? वो कौवा ही सेता है अपने घोंसले में। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल पर घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर। इस स्टेटमेंट को आप याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो ये कौवा बनाता है। और इसको भी याद रखना कि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है। एक तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है, गौरैया आमतौर पर घरों में बना लेती है। और चौथी चीज़ जो याद रखनी है वो कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले से ही काम चला लेती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गौरी, ये दर्जिन चिड़िया को दिखाया गया है, और ये शक्कर खोरा है ना। तो यहाँ पे आप चिड़ियों को भी देख रहे होंगे। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। तो ये हो गई दर्जन चिड़िया। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा। तो ये हो गया शक्कर खोरा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे आप वीवर पक्षी को देख सकते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। तो यहाँ पे ये जानने लायक है, क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडा देती है। तो ये विशेषता है वीवर पक्षी के बारे में, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना, अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है।
पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य, दूसरे जानवर भी, कौवे, गिलहरी, बिल्ली, अरे और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके बाद इनके दुश्मनों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे। इसके बाद कुछ यहाँ पे पक्षियों के पंजों के चित्र देख सकते हैं कि पानी में तैरने के लिए यहाँ पे जालीदार पंजे हैं, टहनियों को पकड़ने के लिए कुछ इस तरह के पंजे हैं, शिकार पकड़ने के लिए बड़े बड़े पंजे होते हैं नुकीले, पेड़ पर चढ़ने के लिए कुछ इस तरह के, ज़मीन पर चलने के लिए कुछ ऐसे पंजे होते हैं। फिर इसके बाद पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच, जैसे मांस चीरने फाड़ने के लिए ये बाज की चोंच दी गई है, लकड़ी में छेद करने के लिए ये दी गई है, फूलों का रस चूसने के लिए कुछ ऐसी है, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए थोड़ा लंबी चोंच है, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए कुछ ऐसी चोंच होती है और काटने के लिए कुछ ऐसी चोंच होती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं जानवरों के दांतों से संबंधित। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो इन विशेषताओं को आपको याद करना पड़ेगा गाय के दांतों की। इसके बाद बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने में काम आते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही खरगोश भी होता है, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो इसी वजह से ये कुतरती रहती है कि इसके दांत थोड़ा सा घिसते रहें और बहुत लंबे ना हो जाएं कि उसका मुंह ही फंस जाए दांतों में और वो खुल ही ना पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3 चैप्टर्स थे, इनके इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो अभी अभी आपने पढ़ा ही है, वो गिलहरी है और इसको डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, इस वजह से ये हमेशा कुतरते रहते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला के बारे में, जिसको आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन छूट गया था, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इनमें से कौन से सही हैं, इसके लिए हम लोग पूरा डिटेल में यही पढ़ लेते हैं, या आप देख लीजिए। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। चित्रकला का नाम बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। तो एक कथन तो यहाँ पे आपका गलत हो गया कि जो मधुबनी ज़िला है वो बिहार में है ना। मधुबनी जो है वो राजस्थान में नहीं, बिहार में है। तो डी तो आपका गलत हो गया। और ये तो सही हो गया कि इसका जो नाम है वो मधुबनी नामक स्थान के नाम पर ही पड़ा। इसके बाद त्योहारों, खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें पिसे हुए चावल के घोल के रंग मिलाए जाते हैं। यह रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सही हो गया। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। चित्रों में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग ये सब इस्तेमाल होते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं और यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। तो ए, बी और सी ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है?
आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा ही है। यहाँ पे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग आगे इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा कौवा। पेड़ की ऊंची डाल पर कौन अपना घोंसला बनाता है, तो ये है कौवा। ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं अलग अलग वर्षों में, तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं सीटेट की परीक्षाओं में अलग अलग वर्षों में। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ तो पहले चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन छूट गया था, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। ठीक है, तो गुजरात से पहले उसको भोपाल जाना है, फिर हैदराबाद। ठीक, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है हमारा गुजरात, और गुजरात से उसको जाना है पहले भोपाल, तो ये इसका पूरब पड़ेगा। आप लोगों को मैप में पता ही होगा, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो ये पूरब दिशा में है। अब यहाँ से अगर हमें आंध्र प्रदेश या हैदराबाद जाना है तो ये फिर इसका दक्षिण पड़ेगा, भोपाल का दक्षिण। तो पहले पूरब और फिर दक्षिण, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वही आपका सही होगा, पहले पूरब दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये 3 चैप्टर्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।